हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस क्लासेस में। हम लोग एडीओ की क्लास देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आजीविका प्रदान करने में ग्रामों उद्योग की भूमिका। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आजीविका प्रदान करने में ग्रामों उद्योग की भूमिका। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम उद्योग से आशय क्या है। ग्राम उद्योग क्या होता है? ग्रामोद्योग का अर्थ है ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थायी पूंजी निवेश प्रति कारीगर या कर्मी 50,000 रुपये से अधिक न हो। इस हेतु परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में समस्त राजस्व ग्राम तथा 20,000 तक की आबादी वाले कस्बे सम्मिलित हैं। इस प्रकार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सामूहिक विकास के रूप में एक विशेष पहल की गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता का विकास करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विकास करना है। इसके अंतर्गत पहली पीढ़ी के कुशल उद्यमों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद उद्योगों की स्थापना में उन्हें सहयोग प्रदान किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका मंत्रालय, इसका स्थापना कैसे हुआ, इसका संस्था, इसका कार्य, इसका उद्देश्य। तो मंत्रालय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, स्थापना अधिनियम 1956। 1956 का अधिनियम क्रमांक 61 है। संस्था है सांविधिक संगठन। अब देखते हैं इसका कार्य। तो इसका कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग का संवर्धन और विकास करना। प्रति व्यक्ति निवेश कर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत गैर कृषि रोजगार के अवसर सृजित करना। विभिन्न कार्यकलाप जैसे कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकी अंतरण, अनुसंधान एवं विकास, विपणन आदि। अब देखते हैं इसका उद्देश्य। खादी और ग्रामों उद्योग के मुख्य उद्देश्य हैं। सामाजिक उद्देश्य में आएगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। आर्थिक उद्देश्य में बेचने योग्य सामग्री प्रदान करना। और व्यापक उद्देश्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और एक सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना का निर्माण करना। उसके बाद देखेंगे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम में ग्रामीण उद्योगों को 7 वृहद वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो वो 7 वृहद वर्ग कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें पहला है खनिज आधारित उद्योग। इसमें चूना, स्लेट, पेंसिल निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोना चांदी, पत्थर कटिंग, आभूषण निर्माण, रंग, गुलाल, चूड़ी, पत्थर, नक्काशी आदि आते हैं। दूसरा है वन आधारित उद्योग। इसमें कागज, कत्था, गोंद, रबड़, दिया सलाई, पटाखा, अगरबत्ती, बांस, कागज, डिब्बे, जिल्द साज, खस, तेंदुपत्ता, वनोत्पाद संग्रहण आदि। तीसरा कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग। इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग, फल सब्जी उत्पाद, फूल, रेशम कीट, शहद उत्पादन, अनाज, दाल मसाला, ताड़, गन्ना, नारियल, जूट, औषधि, काजू, पशुधन, पत्तल, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू आदि आते हैं। फिर है पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग। इसमें खाल संबंधी जूते, साबुन, रबड़, पीवीसी, मोमबत्ती, कपूर, मेहंदी, केश तेल ये सब आते हैं। फिर इंजीनियरिंग व गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग। इसमें एल्यूमिनियम बर्तन, बायोगैस, सजावटी बल्ब, बोतल, ग्लास, छाता, पीतल, कांस्य बर्तन, मोटर, बॉन्डिंग, पवन ऊर्जा उपकरण। फिर है खादी को छोड़कर टेक्सटाइल उद्योग। इसमें हथकरघा सामान, सूत कताई ये सब है। फिर सेवा क्रियाएं। इसमें धोबी, नाई, बिजली, वायरिंग, मरम्मत कार्य, निर्माण, शिक्षा और चिकित्सा। तो हम लोग अब देखेंगे इसका महत्व या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
तो भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जहाँ पूंजी का अभाव व अत्यधिक बेरोजगारी है, वहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी पहलुओं से विकास की आधारशिला है। इसके बहुत सारे महत्व हैं, जैसे रोजगार सृजन, बेकारी एवं गरीबी को दूर करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आय के समान वितरण एवं धन के विकेंद्रीकरण में सहायक, कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा प्राप्ति में सहायक, व्यक्तित्व एवं कला के विकास करने में सहायक, कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, शीघ्र उत्पादक उद्योग, औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति, ग्रामीण को आर्थिक लाभ, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीयकृत विकास में भागीदारी के लिए ग्रामोद्योग समूह का गठन किया गया। तो इसमें क्या क्या समस्याएं आती है ये देखते हैं। तो कच्चे माल की समस्या, अविकसित एवं अकुशल तकनीक, वित्त की समस्या, विपणन, विज्ञापन एवं बाजार की समस्या, बड़े उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, सूचना व परामर्शदात्री संस्थाओं का अभाव, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव, परिवहन सुविधाओं का अभाव और ऊंचे कर। अब हम लोग देखेंगे ग्राम उद्योग के विकास में किए गए सरकारी प्रयास। तो 1947-48 में कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना की गई। 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का स्थापना किया गया। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। फिर 1956 खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना हुआ। 1956 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन आता है। फिर 1958 में लघु उद्योग विकास संगठन। फिर 2001 में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन। छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योग के विकास के लिए दिनांक 20 जुलाई 2001 को किया गया। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में। तो इसका गठन 20 जुलाई 2001 में हुआ। इसका मुख्यालय रायपुर में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों की इकाई स्थापित करना, कारीगरों, दस्तकारों एवं सूत काटने वाली मशीनों को उन्नत तकनीकी के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना। अब देखते हैं इसके कार्य। तो विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करना, विभिन्न संयंत्र, मशीन और उपकरण प्रदान करना, कच्चे माल की आपूर्ति एवं विपणन में सहयोग करना। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित है। तो पहला है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इसको एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना करने में सहायता प्रदान करना। योजना अंतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु 1 लाख रुपए और विनिर्माण के लिए 3 लाख रुपए की राशि तथा अनुदान राशि की सीमा 35% है। इसमें लाभार्थी द्वारा 5% स्वयं का अंशदान विनियोजित है। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत 25 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाइयाँ स्थापित करने पर मार्जिन अनुदान बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसका प्रावधान सामान्य पुरुष वर्ग को 25%, सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राहियों को परियोजना लागत का 10% तथा अन्य को 5% स्वयं का अंशदान विनियोजित करना होता है। अब देखते हैं कारीगर प्रशिक्षण योजना। तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक युवतियों को
स्वयं के रोजगार स्थापित करने में सहायता उपलब्ध कराना। प्रावधान, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक युवतियों को ग्रामों उद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर खादी उत्पादन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अंबर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से उपलब्ध कराना। उत्पादन केंद्र, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस कार्यक्रम हेतु 9 उत्पादन केंद्र संचालित है। फिर है विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार। तो ये कहाँ है? तो रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में। प्रावधान, इन विक्रय केंद्रों के माध्यम से खादी उत्पादन केंद्रों, बांस कला केंद्र एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है। फिर देखेंगे माटी शिल्पियों का प्रशिक्षण योजना। इस योजना के अंतर्गत 705 माटी शिल्पियों को प्रशिक्षित किया गया है। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, इसको बांस कला केंद्र भी बोलते हैं। तो किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। तो स्थान जगदलपुर में है। प्रावधान, इस केंद्र के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुएं तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इसका लक्ष्य 35 विभागीय रखा गया था, जिसके एवज में 35 विभागीय रोजगार प्रदान किए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे आजीविका और कौशल विकास से संबंधित अन्य योजनाएं। तो पहले सी मॉट स्टोर योजना, तो ये क्या है? तो इसका प्रारंभ हुआ 2021 में। इसका उद्देश्य है स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन करना। सी मार्ट का लोगो है साल वृक्ष के नीचे आदिवासियों का पारंपरिक हाट बाजार, मतलब साल वृक्ष के नीचे उन लोग हाट बाजार लगाए हुए दिखते हैं, और धान की बालियां और मटमैले मैरून और हरा रंग छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं के पारंपरिक परिधान में शामिल रंग। नगर निगमों की स्थिति में 8 से 10 हजार वर्ग फुट में तथा नगर पालिकाओं की स्थिति में 6 से 8 हजार वर्ग फुट में आधुनिक शोरूम की तर्ज पर इनकी स्थापना की तैयारी की जा रही है। पौनी पसारी योजना, इसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार दिलाना परंपरागत व्यवसाय के माध्यम से, और लक्ष्य आर्थिक रूप से इनको मजबूत बनाना। लगभग 12,000 परिवारों को रोजगार दिलाना। 73 करोड़ से अधिक राशि खर्च हुई आगामी 2 वर्ष में। पक्का चबूतरा व व्यवस्थित शेड बनाना। और इसका प्रावधान देखेंगे तो शहरों में मिट्टी के खिलौने बनाना, कपड़ा धुलाई और रंगाई करना, लौह शिल्प कला, काष्ठ शिल्प कला। उसके बाद है गढ़ कलेवा योजना, इसका शुभारंभ हुआ 2019 से। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खान पान, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखते हुए पारंपरिक खान पान, आहार एवं व्यंजनों से देश दुनिया को परिचित कराना। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लोगों को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की लुप्त प्राय विधि को जीवंत बनाए रखना। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एक कन्वर्जेंस योजना है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौशल विकास हेतु पात्र युवाओं को एक ही मंच पर एकरूपता के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क आधारित विभिन्न स्तरों के 706 कोर्सेज कौशल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध है। फिर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इसमें नगरीय निकायों के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए दुकान या चबूतरा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। बड़े दुकान, छोटे दुकानों और चबूतरों का निर्माण करना।
इसमें नगरीय निकायों को 50% ऋण एवं 50% अनुदान का प्रावधान किया गया है। वन धन केंद्र। राज्य में वन धन विकास कार्यक्रम के माध्यम से वन धन केंद्र की स्थापना की गई है। लघु वनोपज की खरीदी एवं भंडारण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 139 वन धन केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य में 67 लघु वनोपज की खरीदी लघु वनोपज संघ एवं वन धन केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। फिर छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति, तो वो इसकी कार्य अवधि है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। इसका उद्देश्य है राज्य की महिलाओं की सहभागिता उद्यम में सुनिश्चित करने, उद्यम स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना। राज्य की महिलाओं को विनिर्माण उद्यम स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए और सेवा उद्यमों के लिए 25 लाख रुपए और व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है इस योजना के अंतर्गत। फिर है आमचो दुकान तुमचो द्वार। इसका स्थान है दंतेवाड़ा। उद्देश्य है दैनिक उपयोग की सामग्रियों की पूर्ति करना। यह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा। दुकान इसका प्रत्येक विकास खंड में होगा, जिले के प्रत्येक विकास खंड में। माँ दंतेश्वरी मार्ट के नाम से दुकान शुरू किया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना, इसके पात्रता कौन कौन है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी। इसका लक्ष्य है प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं महिला उद्यमी। इसकी ऋण सीमा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ रेशम प्रभाग। तो विश्व में भारत वन्य रेशम उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में टसर रेशम उत्पादित प्रमुख राज्यों में से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी इत्यादि है। छत्तीसगढ़ राज्य टसर रेशम उत्पादन में झारखंड के बाद द्वितीय स्थान पर है। छत्तीसगढ़ झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के माध्यम से 83,439 हितग्राही एवं श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य है रेशम प्रभाग का प्रमुख उद्देश्य राज्य के स्थानीय ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना, साथ ही साथ कच्चे टसर रेशम की मांग की आपूर्ति हेतु सतत प्रयत्नशील रहना। अब देखते हैं भारत में हथकरघा उद्योग की स्थिति। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित प्रमुख हथकरघा उत्पाद निम्नलिखित हैं। तो बनारसी, बनारस की विशेषता वाला रेशमी वस्त्र जिसमें विस्तृत बुनाई और अमूल्य डिजाइन होते हैं। फिर जामदानी, तो ये बांग्लादेश और भारतीय बंगाल क्षेत्र का एक अत्यंत प्राचीन सुशोभित वस्त्र है। फिर है बालूचरी, मुख्यतः पश्चिम बंगाल का एक परंपरागत रेशमी साड़ी जिसे विभिन्न डिजाइन और शिल्प के लिए जाना जाता है। कोसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ का एक प्राकृतिक रेशम जो अपनी विशिष्ट गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है इक्कत, एक विशेष बुनाई तकनीक जिसमें रंगाई और बुनाई का समन्वय होता है जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। फिर है पटोला, तो पटोला गुजरात का एक अद्वितीय वस्त्र जो जटिल डिजाइन और कढ़ाई के लिए जाना जाता है। टसर सिल्क, एक प्राकृतिक रेशम जिसे विशेषकर झारखंड और बिहार में उत्पादित किया जाता है। माहेश्वरी, मध्य प्रदेश का एक हस्त निर्मित वस्त्र जिसे विभिन्न रंगों और डिजाइन में उपलब्ध किया जाता है। फिर है मोइरंग फी, मणिपुर का एक विशिष्ट वस्त्र है जो उसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। फिर फुलकारी, पंजाब की काशीदाकारी तकनीक
जो रंगीन और जटिल डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध है। लहेरिया राजस्थान का एक विशिष्ट वस्त्र जिसमें बहुत रंगीन लहरदार डिज़ाइन होते हैं। फिर है खंडुआ, उड़ीसा का एक पारंपरिक वस्त्र जिसे उसकी विशेष बुनाई तकनीक के लिए जाना जाता है। फिर है तंगलिया, गुजरात की एक पारंपरिक वस्त्रकला जिसमें रंगीन धागों से बुनाई की जाती है। फिर हथकरघा, मधुबनी पेंटिंग काशीदाकारी कला से संबंधित हथकरघा मिथिला क्षेत्र की काशीदाकारी कला जो अपने विशिष्ट चित्रण और कलात्मक डिजाइन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।